हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत बस्तर के जो क्षेत्रीय राजवंश पर आधारित है। आज के हमारे इस वीडियो में हम नल वंश और छिंदक नागवंश पर चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में दक्षिण कौशल के क्षेत्रीय राजवंश पर चर्चाएं कर रखी हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जा कर के उन वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद आने वाले आगामी वीडियो पर हम काकती वंश पर चर्चा करने के बाद हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मध्य और आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो बहुत जल्द ही आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस्तर के राजवंश। बस्तर में जो क्षेत्रीय राजवंश हुए तीन राजवंश। पहला नलवंश, दूसरा छिंदक नागवंश, तीसरा काकती वंश। नलवंश, छिंदक नाग, काकती वंश। नल वंश के बारे में अगर हम चर्चा अपना प्रारंभ करें तो सबसे पहले इसका शासनकाल आपको 4वीं से 12वीं शताब्दी देखने को मिलता है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों के आधार पर नल वंश का शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी तक। नलवंशी शासक अपना संबंध पौराणिक नल से स्थापित करते हैं। ठीक है, पौराणिक नल से, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वैदिक कालीन ग्रंथों जैसे शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत आदि में नलों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमको ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसलिए नल वंश के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। इसका शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी ये इतिहासकारों ने माना। शासन क्षेत्र महाकांतार बस्तर। ठीक है, महाकांतार बस्तर। प्राचीन समय में बस्तर को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। नलवंशियों की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम हुआ करती थी। ठीक है, नलवंशियों की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम हुआ करती थी। वास्तविक संस्थापक नलवंश के जो हुए वो हैं अपना संस्थापक पहले सिमुक। ठीक है, संस्थापक कौन है? पहले सिमुक, याद रखेंगे, सिमुक या सिसुक। और वास्तविक संस्थापक वराहराज। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नलवंश का संस्थापक आपसे पूछे तो सिमुक या सिसुक। वास्तविक संस्थापक वराहराज। इनका वर्णन वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में भी है। नलवंश का वर्णन कहाँ है? वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में। नलवंशी सिक्के हमको कोंडागांव के एड़ेंगा और दुर्ग के कुलिया से मिले हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, कि नलवंशी सिक्के कहाँ से मिले हैं? कोंडागांव के एड़ेंगा और दुर्ग के कुलिया। ये भी याद रखिएगा कि नलवंशी अपने अंतिम दिनों में कोंडा गांव के पास में ही नलवारी नामक गांव में सिमट करके रह गए थे। तो इसीलिए आपको ये जगह भी याद रहेगा, नलवारी, जहां उनका अंतिम समय बीता। और वहीं के आसपास जो एड़ेंगा है वहां से सोने के सिक्के मिले हैं, दुर्ग के कुलिया से सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, देखिए, स्वर्ण सिक्के जारी करता तीन राजा हैं। एक वराहराज, दूसरा है अर्थपति भट्टारक और तीसरा है भवदत्त वर्मन। अभी हम विस्तृत चर्चाएं करेंगे शासकों पर। तो अभी आप याद करें कि सोने के सिक्के तीन राजाओं ने जारी किए थे। वराहराज जो वास्तविक संस्थापक है इसलिए, उसके बाद अर्थपति भट्टारक क्योंकि वो युद्ध करेंगे, और तीसरा है जो भवदत्त वर्मन, वो राज्य को पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए तीनों राजाओं का कुछ ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। संघर्ष इनका हमेशा वाकटकों से रहा। वाकटकों से इनका लंबा समय तक संघर्ष चला नलवंशी शासकों का। नलवंशी शासक बस्तर अंचल में बने हुए थे। उसी समय दक्षिण कौशल के मध्य वाले भाग पर वाकटक बने हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख शासकों का क्रम थोड़ा सा हमको याद करना है। ठीक है, देखिए, क्योंकि आजकल सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्जाम में शासकों का क्रम जमाने को दे रहा है, इसलिए आपको इन शासकों का क्रम ऐसे ही याद करना है। तो देखिए, तीन तीन का पेयर याद करते चलेंगे। सबसे पहले शिशुक, फिर व्याघ्र, फिर अपना वृषभ। ठीक है, शिशुक, व्याघ्र, वृषभ और वराहराज, यहाँ तक याद करेंगे। सबसे पहले शिशुक संस्थापक है, फिर व्याघ्रराज वास्तविक संस्थापक, फिर वृषभ राज और वराहराज। वृषभ राज, वराहराज। ठीक है, यहाँ तक चार तक एक साथ याद करेंगे। शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभ राज, वराहराज। ठीक है, उसके बाद में पांचवा भवदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक और सातवां है स्कंद वर्मन। ये तीनों का एक पेयर रहेगा। भवदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। ठीक है, इन तीनों का युद्ध की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। इसीलिए भवदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन।
उसके बाद में आठवां स्तंभराज, नंदीराज, पृथ्वीराज। स्तंभराज, ठीक है, देखिए वर्टिकल स्तंभ मतलब खंभा, वर्टिकल स्तंभराज। जब आप खंभे को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो समझिए कि कुछ ऐसा है कि नंदीराज, नंदी जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, तो स्तंभराज, नंदीराज। फिर उसको और जमीन से लगा देंगे तो पृथ्वीराज। ऐसे याद कर सकते हैं, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज। उसके बाद में विरूपाक्ष, उसके बाद में विरूपाक्ष। अब विरूपाक्ष फिर बिलास्तुंग, ठीक है, 12वां, ब से 12, ब से बिलास्तुंग। 12 में याद रखिएगा 12वें नंबर पे कौन आते हैं, बिलास्तुंग, ब से 12, ब से बिलास्तुंग। फिर से देखते हैं, शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज। 4 का पेयर याद करेंगे, शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज। फिर 3 का पेयर है, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। फिर अपना 8, 9, 10 का 3 का पेयर है, स्तंभराज, नंदीराज, पृथ्वीराज। स्तंभराज, नंदीराज, पृथ्वीराज। और 11वां 12, 11वां में विरूपाक्ष, 12वां में बिलास्तुंग। उसके बाद में 13 में पृथ्वी व्याघ्र, 13 में पृथ्वी व्याघ्र, 14 में भीमसेन देव और 15 में अंतिम शासक नरेंद्र थबल। ये याद रखेंगे, अंतिम शासक नरेंद्र थबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमको आने वाले वीडियोस बनाने के लिए एक और मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती रहे। आशा करते हैं कि इन वीडियो को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको टारगेट करके हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हम ज़मीनी तौर से जुड़ी हुई सभी जानकारी को आधारीय तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला कौन है, शिशुक। सबसे पहले शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, इन चारों शासकों का नाम हमने याद किया था। तो सबसे पहले शिशुक प्रथम शासक है, नल वंश के आदि पुरुष है, संस्थापक हैं, ठीक है। फिर व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने नलवंशी शासक व्याघ्रराज को हराने के बाद में व्याघ्रहंता सिक्का चलवाया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के अनुसार दक्षिण के अन्य शासकों की तरह उसे गुप्त के अधीन बस्तर में शासन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी व्याघ्रराज को। मतलब आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद में उसको गुप्तों के अधीन शासन करने के लिए छोड़ देते हैं, और हराने पर व्याघ्रहंता सिक्का अपना चलाते हैं, और हराने के बाद में व्याघ्र दंता उपाधि भी धारण करते हैं, ठीक है। ये सब की जानकारी हमको समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। तो व्याघ्रराज के बारे में इतना ही याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त से पराजित, समुद्रगुप्त ने इसको हराने के एवज में व्याघ्रहंता सिक्का चलाया और उपाधि व्याघ्र दंता धारण की। आगे देखते हैं वृषभराज। वृषभराज शासनकाल में कोई मानक जानकारी नहीं मिलती, बस इनको शासकों के क्रम में आपको याद रखना है। फिर है हमारे चौथे शासक वराहराज। वराहराज वास्तविक संस्थापक हैं, याद रखेंगे वराह, ठीक है। वराहराज कौन है, वास्तविक संस्थापक नलवंश का। कोंडा गांव के एड़ेंगा से 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। वराहराज के वास्तविक संस्थापक हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, जो वास्तविक संस्थापक है उन्हीं की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं कोंडा गांव के एड़ेंगा से। 29 स्वर्ण मुद्राएं वराहराज की। वराहराज के सिक्कों पर नंदी का अंकन, नंदी बैल का अंकन इनके शैव मतानुयायी होने को प्रदर्शित करता है, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं हमारे अगले 3 शासक हुए, याद करिएगा, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, ठीक है, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, ठीक है। भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, याद करेंगे, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। तो देखिए सबसे पहले भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है कि इसने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन। मतलब अभी समझिए, अब युद्ध जो है स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है बस्तर अंचल में अभी भौदत्त वर्मन बने हुए हैं। नलवंशी शासक कौन है, भौदत्त वर्मन। उसी समय मध्य छत्तीसगढ़ में मैदान में वाकाटक नरेश कौन है, नरेंद्र सेन।
तो सबसे पहले आक्रमण जो कर रहे हैं वो नीचे बस्तर वाले हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले ये याद रखना है, पढ़ने के बाद में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो नीचे वाले जो शासक हैं उनके द्वारा आक्रमण किया गया मध्य छत्तीसगढ़ में। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है कि इसके वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया। रिद्धिपुर ताम्रपत्र में भवदत्त वर्मन को महाराज नल वंश प्रसूतः महेश्वर अर्थात शंकर के अपना, इसीलिए पता चलता है कि हमको ये जो है शैव मत को मानने वाले थे महेश्वर, भगवान शंकर को बोलते हैं महेश्वर। एवं त्रिपताका ध्वजा, ये आपको याद करना है, त्रिपताका ध्वजा किसे कहा गया है? भवदत्त वर्मन को। महासेनापति श्रेष्ठ राज्य विभवा भी कहा गया है। तो इसमें सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको त्रिपताका ध्वजा और नल वंश प्रसूतः महेश्वर, ये तीन चीज को याद करना है कि किसको कहा गया है? भवदत्त वर्मन को। एड़ेंगा से इनकी एक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। अभी इससे पहले हमने देखा कि वराह राज जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, उनकी 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी एड़ेंगा से, भवदत्त वर्मन की एक स्वर्ण। आगे देखते हैं अर्थपति भट्टारक। तो देखिए सबसे पहले आक्रमण किसने किया? नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने मध्य छत्तीसगढ़, मध्य जो दक्षिण कौशल के जो वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को, उनको हराया। हराने के बाद में अब देखते हैं आगे क्या होता है कि अगले जो शासक है अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख, किसका अभिलेख, किस शासक का है, ये आपको याद करना है। अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से पता चलता है जब वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन ने अपने पिता नरेंद्र सेन की हार का बदला लेने के लिए जब नल वंश पर आक्रमण किया तो अर्थपति भट्टारक को बुरी तरह पराजित कर उनकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर उजाड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नरेंद्र सेन चूंकि हारे थे अपना वाकाटक नरेश, तो उनके जो पुत्र थे, ठीक है, उनके जो पुत्र हुए और भवदत्त वर्मन के जो पुत्र हुए, इनके मध्य अब युद्ध हो रहा है। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से। ठीक है, पहले पिताओं का युद्ध फिर पुत्रों का युद्ध, ये है। तो केसरी बेड़ा अभिलेख से पता चलता है जब वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन ने अपने पिता नरेंद्र सेन की हार बदला लेने के लिए, ठीक है, पृथ्वी सेन ने नरेंद्र सेन की हार का बदला लेने के लिए नल वंश पर आक्रमण किया, तो अर्थपति भट्टारक ने नल वंशियों को बुरी तरह से पराजित कर उनकी राजधानी पुष्करी को पूरी तरह से उजाड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होना है। अर्थपति भट्टारक और पृथ्वी सेन दोनों ही एक ही नाम है, एक इंग्लिश नाम है और एक हिंदी नाम है। अर्थ इंग्लिश नाम है और पृथ्वी हिंदी नाम है। तो विजय किसकी होती है? याद रखिएगा, पृथ्वी सेन की, हिंदी नाम वाले की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद में अगले शासक होते हैं स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक हैं, उनके जो अनुज, उनके जो छोटे भाई हैं स्कंद वर्मन, ये शासक बनते हैं। स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ अभिलेख से उनके द्वारा जो नल वंशियों की राजधानी पुष्करी थी, ठीक है, जिसको अर्थपति भट्टारक ने तहस नहस कर दिया था, उसको स्कंद वर्मन के द्वारा फिर से बसाया जाता है। वो जो है नल वंशियों की जो कीर्ति पुनः स्थापित करते हैं, इसीलिए उसे नलानवय मैखस्य कहा गया है। स्कंद वर्मन ने वाकाटक नरेश देवसेन को भी पराजित किया था। ठीक है, अपनी राजधानी जो पुष्करी है उसको पुनः वो स्थापित करते हैं और वाकाटकों के अल्पकालीन राजा जो देवसेन होते हैं उनको भी वो पराजित करते हैं। स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए पोड़ागढ़ से हमको अभिलेख मिला है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में अगले शासक है स्तंभराज, नंदीराज, ठीक है, और पृथ्वीराज। स्तंभराज याद रखिएगा, इनका दुर्ग के कुलिया से सोने की सिक्के की प्राप्ति हुई है स्तंभराज के। नंदराज के बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके समय में वेंगी के चालुक्य, ठीक है, इसके समय में वेंगी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर आक्रमण किया था। तो बस आपको याद रखना है नंदराज या नंदीराज और कीर्तिवर्मन प्रथम, नंदराज और कीर्तिवर्मन प्रथम। याद रखना है कि नलवंशी नंदराज के समय चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था। तो नलों के समय चालुक्यों ने भी आक्रमण किया था और नलों के समय राजा कौन थे? नंदीराज, और चालुक्यों के राजा कौन थे? कीर्तिवर्मन प्रथम, याद रखेंगे। फिर आगे है पृथ्वीराज, शिव के विरूपाक्ष रूप के पुजारी। फिर है अपना विरूपाक्ष।
पृथ्वीराज का पुत्र एवं बिलास तुंग के पिता। फिर 12वें नंबर पे याद रखेंगे ब से 12 ब से बिलास तुंग। ये जो 12वें नंबर के राजा हुए नलवंशी, ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, देखे अभी हम लोग देखे कि लोग शैव को मानने वाले थे ऊपर के जो राजा थे, लेकिन बिलास तुंग विष्णु के उपासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजिम का राजीलोचन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया गुप्तों की शैली में 712 ईस्वी में। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, विष्णु के उपासक, राजीलोचन मंदिर का निर्माण राजिम में, गुप्तों की शैली में बनना, 712 ईस्वी में बनना। सारी बातें बिलास तुंग से आपको याद रखनी है। बिलास तुंग पांडु वंशीय शासक बालार्जुन के समकालीन थे। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, बिलास तुंग पांडु वंशी शासक बालार्जुन के समकालीन थे, याद रखेंगे। उसके बाद में याद रखेंगे अगले जो शासक है पृथ्वीव्याघ्र। पृथ्वीव्याघ्र पल्लव नरेश नंदीवर्मन के उदयन, ठीक है, उदयनरम दान पत्र में इनका वर्णन है, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगले शासक है भीमसेन देव। इनका ताम्रपत्र गुंजाम कोरापुट क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। आगे जो है अंतिम शासक नरेंद्र थवल अंतिम शासक है। अब आगे देखते हैं, संभवतः दंडकारण्य में नाग एवं मध्य छत्तीसगढ़ में सोमवंशियों ने इसका स्थान ले लिया। ठीक है, जो पूरी तरह से जो नलवंश फैला हुआ था, तो इस समय में जो दंडकारण्य क्षेत्र में नागवंश आ जाएंगे। ठीक है, अपने छिंदक नागवंश आ जाएंगे और मध्य छत्तीसगढ़ में इनका स्थान सोमवंशियों ने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि अभी हम लोग देखें ना कि महासिगुप्त बालार्जुन समकालीन थे बिलासतुंग के। ठीक है, और बालार्जुन पांडुवंशी सोमवंशी के अपने प्रतापी राजा थे, तो संभवतः इसीलिए दंडकारण्य में जो है बीच वाले जो क्षेत्र है उसमें नाग, और जो बस्तर वाले क्षेत्र में नागवंश ने, छिंदक नागवंश ने, और मध्य छत्तीसगढ़ में सोमवंशियों ने इसका स्थान ले लिया। इस प्रकार से 4वीं से 12वीं शताब्दी तक कुल 800 वर्षों तक शासन करने के बाद इनकी सत्ता का अंत हो गया, कोंडा गांव के नलवारी गांव के समीप। यहाँ पर कुछ ताम्रपत्र हैं, इनको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र भौदत्त वर्मन का है, रिद्धि भौदत्त वर्मन, रिद्धिपुर भौदत्त वर्मन। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक का है। इससे हमको पता चलता है कि ये अपना पृथ्वी राज से पराजित हुए थे। ठीक है, अपना हिंदी वाले से पराजित हुए थे। पोड़ागढ़ शिलालेख, इससे हमको पता चलता है कि स्कंद वर्मन ने नलवंशियों की कीर्ति स्थापित की, पुष्करी को फिर से बसाया। ठीक है, राजिम शिलालेख बिलासतुंग का है, 12वें नंबर के राजा। इससे पता चलता है कि राजिम में राजीलोचन का मंदिर इन्होंने 712 ईस्वी में निर्माण करवाया था गुप्त शैली में। पंडिया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये हमारा नलवंश कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे बस्तर में 3 राजवंश हमको पढ़ना है, नलवंश, छिंदक नागवंश और काकती वंश। तो आज हमने नलवंश और छिंदक नागवंश पर चर्चा करना है। तो आज हम देखते हैं अगला हमारा जो है बस्तर क्षेत्र का दूसरा जो राजवंश क्या है, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंशों की अपना टाइम पीरियड आपको याद करना है 1023 से 1324। 1023 से 1324। छिंदक नागवंशी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागवंशी राजाओं ने अपने राज्य की स्थापना की, जो रतनपुर के कलचुरी के प्रतिद्वंदी थे। याद रखेंगे, मतलब मध्य क्षेत्र के ऊपर और रतनपुर बिलासपुर में, इस क्षेत्र में जो कलचुरी हैं, और बस्तर अंचल में जो नलवंश को खत्म करके जो छिंदक नागवंशियों ने अपनी राज्य स्थापना की, इन दोनों में प्रतिद्वंदता थी। ये नागवंशी राजा छिंदक कुल के होने के कारण छिंदक नागवंशी कहलाएं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कवर्धा के फड़ी नागवंश भी पढ़े हैं ना, लेकिन ये छिंदक कुल के थे, इसीलिए अपना छिंदक नागवंशी कहलाएं। ये चक्रकोट यानी बस्तर में अपनी राजधानी बनाकर शासन करते थे। ठीक है, बस्तर का प्राचीन नाम चक्रकोट। ये चक्रकोट यानी बस्तर में अपनी राजधानी बनाकर शासन करते थे। छिंदक नागवंशी शासक भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि इनकी राजधानी भोगवतीपुर थी। भोगवतीपुरेश्वर, ठीक है, वहाँ के पुर मतलब किला और पुरेश्वर मतलब वहाँ के वो राजा, तो भोगवतीपुरेश्वर। इनके ध्वज पर सर्प चिन्ह हुआ करता था। थोड़ा सा हम देखते हैं कि छिंदक नागवंशियों के हिस्ट्री के बारे में कि इनका उद्भव कैसे हुआ, ये कहाँ से आए। तो छिंदक नागवंशी 4वीं सदी में, देखिए 4वीं सदी में जब नलवंश की शुरुआत हुई थी बस्तर अंचल में, उस समय छिंदक नागवंश कहाँ थे। देखिए, छिंदक नाग 4वीं सदी में विंध्याचल अंचल से, मतलब मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल वाला एरिया है, विंध्याचल पर्वत वाला एरिया है, विंध्याचल अंचल से कन्नड़ प्रदेश गए, नीचे साउथ साइड कर्नाटक साइड कन्नड़ प्रदेश गए थे।
फिर जो है गुप्त शासकों से पराजित होने के कारण ये जो है विंध्य क्षेत्र से ही तेलंगाना क्षेत्र में जाकर बसे थे। वही तेलंगाना कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है इसी को ही कन्नड़ क्षेत्र बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में ये क्यों गए थे विंध्याचल से, क्योंकि इस समय जो है गुप्त शासकों से पराजित होने के कारण ये उस क्षेत्र से अपना नीचे गए थे। वहीं से उनकी एक शाखा चक्रकोट यानी बस्तर में आकर के बसी, ये याद रखना है। तो देखिए अब हमको समझना है कि ये जो छिंदक नागवंशी राजाओं की सीमा कहाँ कहाँ तक लगती थी, चक्रकोट की सीमा, इसकी जानकारी हमको सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुसपाल अभिलेख से मिलती है, जो इस बार CGPSC 2020 में पूछा गया था कि कुरुसपाल अभिलेख किसका है। अभी हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे कुरुसपाल अभिलेख सोमेश्वर देव प्रथम जो इस वंश के राजा होंगे उनसे हमको इस राजवंश की क्षेत्रीय सीमा के बारे में जानकारी मिलता है। तो छिंदक नागवंशियों के जो है पूर्व की सीमा सबरी नदी तक, दक्षिण में गोदावरी नदी और उत्तर में केशकाल घाटी, कांकेर से जस्ट नीचे केशकाल घाटी, और पश्चिम में प्राणहिता नदी तक, ये याद रखेंगे। तो इनकी सीमाओं की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, छिंदक नाग राजा सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुसपाल अभिलेख से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बस्तर अंचल में जो छिंदक नागवंशी थी इनकी दो शाखाएं थी। पहली शाखा का जो चिन्ह था सावक संयुक्त व्याघ्र, दूसरे का चिन्ह क्या था कमल कंदली पत्र चिन्ह। ये याद रखना है कि इनका चिन्ह क्या है, सावक संयुक्त व्याघ्र, और दूसरे का क्या है कमल कंदली पत्र चिन्ह। ठीक है, याद रखेंगे। अब प्रमुख शासक इस वंश के देखिए 10 हुए। पहला है नृपतिभूषण, धारावश, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव। दो का पेयर याद करेंगे। देखिए इसमें कैसे याद करते हैं। सबसे पहले नृपतिभूषण, फिर धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव। पहले 2 फिर 3 लेंगे। नृपतिभूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव। उसके बाद में 6वां 7वां 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वंश के राजाओं का नाम जमाने के लिए CGPSC में 3 बार आया है। जो 7वें 8वें 9वें नंबर के राजा हैं इनको जमाने के लिए 3 से 4 बार आया है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले नृपतिभूषण, धारावर्ष, फिर मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव। उसके बाद में 6वें नंबर में राजभूषण देव, तो इसको आप भूषण देव याद रखेंगे। इन्हीं को ही सोमेश्वर द्वितीय माना है बहुत से इतिहासकारों ने, भूषण देव। ठीक है, उसके बाद में अपना जगदेव। ठीक है, भूषण देव, जगदेव भूषण, नरसिंह देव उनका पूरा नाम था, जगदेव भूषण। तो 6वें 7वें में आपको क्या याद रखना है, 6वें में भूषण देव, 7वें में जगदेव, भूषण देव, जगदेव, भूषण देव, जगदेव। फिर 8वें में कन्हर द्वितीय, 9वें में जयसिंह द्वितीय, 8वें में कन्हर द्वितीय, 9वें में जयसिंह द्वितीय और 10वें में हरिश्चंद्र। अब देखते हैं इन शासकों के बारे में। सबसे पहले है नृपति भूषण। नृपति भूषण संस्थापक हुए छिंदक नागवंश का। 1023 में बारसूर में अधिकार किया। इसका वर्णन बस्तर से प्राप्त एर्राकट का तेलुगु शिलालेख है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ऐसे याद रखेंगे। बस्तर से प्राप्त एर्राकोट का तेलुगु शिलालेख, याद रखेंगे। उसके बाद में अगले जो शासक है धारावर्ष। धारावर्ष है नृपति भूषण के उत्तराधिकारी। धारावर्ष ने बारसूर को अपनी राजधानी बनाया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारावर्ष ने बारसूर को अपनी राजधानी बनाया, आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि बारसूर में इसके जो है सामंत वो बहुत सारे अपने जो है चंद्रादित्य हैं, वो अभी मंदिर का निर्माण करेंगे, तो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ बारसूर को राजधानी किसने बनाया था, धारावर्ष ने। तो नृपति भूषण के उत्तराधिकारी धारावर्ष बारसूर को राजधानी बनाकर शासन किया। इसकी जानकारी हमें बारसूर शिलालेख से मिलती है। उनके राज्यकाल में उनके महामंडलेश्वर चंद्रादित्य अम्मा ग्राम का स्वामी था, इस बात की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रादित्य ने बारसूर में समुद्र नामक तालाब खुदवाया तथा उसके निकट चंद्रादितेश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, याद रखेंगे। जो चंद्रादित्य है उसने समुद्र नामक तालाब खुदवाया बारसूर के निकट, अभी भी ये तालाब है, आपको देखने को मिलेगा। चंद्रादितेश्वर नामक शिव मंदिर भी है। साथ ही उसने बारसूर में बत्तीसा मंदिर, इसे भगवान शिव का जुड़वा मंदिर कहा जाता है। बत्तीसा मंदिर 32 खंभों 32 पिलरों पर टिका हुआ है। ऐसा मानते हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि इन 32 खंभों के नीचे भी अपने खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मंदिरों को तोड़कर खजाने की खोज तो नहीं की जा सकती,
क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। तो बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रादित्य ने। मामा भाचा का मंदिर जो शिव को समर्पित है। विशाल गणेश की प्रतिमा बनवाया, ठीक है, याद रखेंगे। ये थे हमारे अपना जो है चंद्रादित्य। ये किसके अपने महामंडलेश्वर है? तो याद रखेंगे धारावर्ष, द्वितीय नंबर के शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारावर्ष के समय चंद्रादित्य ने बारसूर में समुद्र नामक तालाब, चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, विशाल गणेश की प्रतिमा का निर्माण करवाया। अब आते हैं शासक अगले मधुरांतक देव। धारावर्ष की मृत्यु के बाद इनके पुत्र सोमेश्वर, धारावर्ष के पुत्र हुए सोमेश्वर देव और इनके संबंधी थे मधुरांतक देव, ठीक है। धारावर्ष की जब मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जो सोमेश्वर थे और उनके संबंधी जो रिश्तेदार थे मधुरांतक के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ कि सत्ते पर कौन काबिज होगा। तो इस सत्ता संघर्ष में मधुरांतक देव विजयी रहे और वो फिर अगले शासक बनते हैं। मधुरांतक देव के ताम्रपत्र से ही हमें नरबली के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि बस्तर अंचल में जो नरबली को मेरिया कहा जाता था, नरबली के जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो हमको किसके शिलालेख से मिलते हैं? किसके ताम्रपत्र से? मधुरांतक देव के। मधुरांतक देव ने अपनी राजधानी राजपुर अर्थात जगदलपुर को बनाया। अब देखिए ये याद रखेंगे, अपना धारावर्ष के टाइम में बारसूर था, मधुरांतक देव के टाइम में कौन है? तो अपने याद रखेंगे राजपुर यानी जगदलपुर। आगे देखते हैं सोमेश्वर देव। इस वंश के इसी राजा को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर देव धारावर्ष का पुत्र जो मधुरांतक देव को हराकर अपना राज्य प्राप्त करता है, ठीक है। धारावर्ष की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र सोमेश्वर देव और उनके संबंधी मधुरांतक के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ था, जिसमें मधुरांतक देव ने अपना सोमेश्वर देव को हराकर सत्ता छीन लिया था। उसे आगे चल के सोमेश्वर देव ने प्राप्त कर लिया। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा सोमेश्वर देव ने महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की। सोमेश्वर देव के सिक्के हमको बिलासपुर से प्राप्त होते हैं, स्वर्ण सिक्के। तो बस याद रखेंगे सोमेश्वर देव के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिलासपुर से। सोमेश्वर देव का कुरुषपाल अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोमेश्वर देव का कुरुषपाल अभिलेख इस बार पूछा गया था कि कुरुषपाल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? तो याद रखेंगे सोमेश्वर देव का। छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव के कुरुषपाल अभिलेख से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। उसने अपने पराक्रम के बल पर विशाल राज्य का स्थापना का प्रयास किया। कुरुषपाल अभिलेखानुसार उनके विजय अभियान को देखिए, यहाँ पर हमारे द्वारा आपके लिए इसे एक डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो बहुत आसानी होगी। पूर्व में सबसे पहले उड्र विजय मतलब उड़ीसा का विजय, सोमवंशी शासक उद्योग केसरी, ठीक है, सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को इन्होंने पराजित किया। उसके बाद दक्षिण में वेंगी विजय, ठीक है, वेंगी विजय, वेंगी के जो राजा थे वीर चोड़, वेंगी के राजा वीर चोड़ को पराजित किया। और ये वेंगी का क्षेत्र कहाँ हुआ करता था? तो गोदावरी और कृष्णा के बीच के प्रदेश को वेंगी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में देखिए भद्रपत्तन विजय, जिसे भांडक नगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पश्चिम में वज्र विजय, महाराष्ट्र वज्र राज्य मतलब बड़ा राज्य है, ऐसे याद रखेंगे। तो पश्चिम में वज्र विजय महाराष्ट्र को। फिर उसके बाद में अपना उत्तर पश्चिम में लांजी विजय, जो बालाघाट मध्य प्रदेश में एरिया है, लांजी विजय। और ऊपर में याद रखेंगे कि दक्षिण कौशल मतलब हमारे पूरे जो दक्षिण कौशल में इसने 6,96,96 गांव पर अधिकार कर लिया। इस बात की जानकारी हमको कुरुषपाल अभिलेख से मिलती है। और इन्होंने बलौदा बाजार के जो लेमड़ा विजय, ठीक है, लवन, आधुनिक जो लवन वाला एरिया है वो लेमड़ा विजय, उस एरिया को भी जीता था। तो ये डायग्राम आप अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो इनके द्वारा विजय अभियानों को बड़े ही अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे और मेंस की लिखित परीक्षा में आप आसानी से लिख पाएंगे सोमेश्वर देव की उपलब्धियों के बारे में। आगे देखते हैं। परंतु इतने ही विजय अभियानों के बावजूद स्वयं कलचुरी शासक ज्वाजल्य देव प्रथम से पराजित हुआ। ज्वाजल्य देव ने युद्ध में सोमेश्वर देव को उनके मंत्रियों एवं रानियों सहित कैद करके रतनपुर ले आया, रतनपुर में कैद कर लिया। बाद में सोमेश्वर देवी की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर सबको रिहा कर दिया, क्योंकि ज्वाजल्य देव प्रथम महिलाओं के प्रति ये
अच्छा अधिक जो है अपना सम्मान करता था, इसलिए उनके अनुरोध पर छोड़ देता है। ये जो गुंड महादेवी है, सोमेश्वर देवी की जो माता है, ये विष्णु की भक्त हुआ करती थी। इसीलिए इन्होंने नारायण पाल, बस्तर के नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आशा करते हैं आज का आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो आगे के राजा हैं हमारे कन्हर देव, कन्हर देव को सोमेश्वर देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी इतिहासकारों ने पाया। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के सेनापति जगत जगपाल के द्वारा पराजित। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कन्हर देव किससे हारे थे? तो जगपाल देव, सेनापति जगपाल देव। आप पृथ्वीदेव द्वितीय को भी बाद में याद रखेंगे, पहले आपको बस ये याद रखना कि सेनापति जगपाल देव के द्वारा पराजित, कलचुरी सेनापति जगपाल देव के द्वारा पराजित, कन्हर देव कलचुरी सेनापति जगपाल देव के द्वारा पराजित। उसके बाद में हमारे आगे शासक हैं राजभूषण देव, जगदेव भूषण देव, कन्हर द्वितीय। ठीक है, कन्हर द्वितीय जो है ने दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। और राजभूषण देव के बारे में बस ये याद रखना कि ये माता दंतेश्वरी देवी के माणिक के रूप का भक्त था। उसके बाद में आगे चलते हैं अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंशी अंतिम शासक हुए। इनके टेमरा का सती स्मारक लेख हमको प्राप्त हुआ है। 1325 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन 1325 में वारंगल, नीचे दक्षिण बस्तर से और नीचे तेलंगाना वाला एरिया में, 1324 में वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव से पराजित हुए। हरिश्चंद्र की एक पुत्री चमेली देवी ने काकतीय शासक अन्नम देव से विवाह मना कर दिया। अन्नम देव ने अपना विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन चमेली देवी ने ठुकरा दिया और अपना युद्ध करने के लिए भी तैयार हुई। अंत में हरिश्चंद्र देव की हार होने के बाद इस पूरे समूचे बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशियों की अंत करके अन्नम देव ने काकतीय वंश की नींव रखी, जो 1324 में इसकी स्थापना होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। वहाँ ये पीडीएफ हम अभी डाल देते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।